हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ-IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, आज 11 मई है और आज से 26 साल पहले 11 मई 1998 को भारत के द्वारा परमाणु परीक्षण किए गए पोखरण में। ध्यान रखिएगा, ये परमाणु परीक्षण क्या थे और साथ ही इनके कारण क्या थे, इसके साथ ही क्या वैश्विक प्रतिक्रिया रही इन परमाणु परीक्षणों के ऊपर और भारत की परमाणु नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे, इन सब की संक्षिप्त परिचर्चा को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि पोखरण द्वितीय जो परीक्षण है, ये भारतीय सेना के द्वारा पोखरण परीक्षण रेंज में 5 परमाणु बम परीक्षण विस्फोटों की एक श्रृंखला थी। इसे ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया था और इस श्रृंखला में इन परीक्षणों ने 200 किलोटन तक की क्षमता वाले विखंडन और थर्मोन्यूक्लियर हथियार बनाने की जो भारत की क्षमता है उसको प्रदर्शित किया और साथ ही भारत परमाणु हथियार तैनात करने की क्षमता वाले देशों में शामिल हो गया इस परमाणु परीक्षण के साथ ही। लेकिन यह परमाणु परीक्षण एक ही दिन में नहीं हो गया, बल्कि इसके पीछे एक लंबी दूरी थी, बल्कि इसके पीछे एक लंबी यात्रा थी जो कि 1940-50 के दशक में शुरू हो गई थी। इस पे भी हम संक्षिप्त चर्चा यहां पे करने का प्रयास करेंगे। समझ में आई बात? अगला मुद्दा है कि क्या कारण थे इस परमाणु ऊर्जा अपनाने के पीछे या परमाणु परीक्षण करने के पीछे। सबसे पहला कारण मजबूत चाइना और परमाणु संपन्न चाइना। ध्यान रखिएगा, 1962 में चाइना के साथ युद्ध होता है और 1964 में ही चाइना लोरनोप में परमाणु परीक्षण करके परमाणु संपन्न देश बन जाता है। यानी एक परमाणु संपन्न चाइना भारत की संप्रभुता, सुरक्षा, अखंडता के समक्ष एक बड़ा खतरा हो सकता था। ऐसे में भारत को भी परमाणु शक्ति संपन्न बनना समय की आवश्यकता हो गई थी। इसके साथ ही ध्यान रखिएगा, जो शत्रु पड़ोसियों के बीच सांठगांठ, भारत की यदि आप दो पड़ोसी देशों को विशेष तौर पे देखोगे, एक है पाकिस्तान, एक है चाइना, दोनों के मध्य जब सांठगांठ हुई तो यह भारत के समक्ष एक बड़ी चुनौती के तौर पे उभर सकता था। ध्यान रखिएगा, चीन और पाकिस्तान ने अपने साझा सुरक्षा हितों को आगे बढ़ाने के लिए परमाणु हथियारों पर केंद्रित एक अपारदर्शी रणनीतिक साझेदारी में प्रवेश किया गया। यानी कहीं ना कहीं आरोप लगाए गए कि दोनों परमाणु हथियारों के संबंध में भी साझेदारी को शेयर कर रहे हैं। तो यह भारत के समक्ष एक बड़ी चिंता का विषय था। अतः भारत को अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परमाणु हथियारों की आवश्यकता थी। साथ ही परमाणु गारंटी की अस्वीकार्यता। तत्कालीन प्रधानमंत्री माना जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने सबसे पहले स्थापित परमाणु हथियार संपन्न राज्यों से परमाणु गारंटी प्राप्त करने का प्रयास किया था। लेकिन जब यह गारंटी सामने नहीं आई तो ऐसे में अलग रास्ता भारत को अपनाना पड़ा। अगला मुद्दा है 1965 में पाकिस्तान के साथ जब हमारा युद्ध हुआ तो चाइना खुले तौर पे पाकिस्तान के समर्थन में आ गया। ऐसे में भारत अब दो ऐसे राष्ट्रों से घिरा हुआ था जो भारत के लिए शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाते हैं और कहीं ना कहीं परमाणु संपन्न है। तो ऐसे में भारत के लिए जरूरी था समय के साथ अपने रास्ते को बदलना। साथ ही परमाणु अप्रसार संधि, ध्यान रखिएगा, NPT, ये 1968 में हुई और इस ट्रीटी में ये किया गया, ये तय किया गया कि जिन राष्ट्रों ने 1967 से पहले परमाणु हथियार प्राप्त कर लिए हैं, केवल वही देश उनको रखेंगे, बाकी देशों को परमाणु हथियार प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। यानी ये संधि अपने आप में काफी भेदभावपूर्ण थी। इस संधि के परिणाम स्वरूप भी भारत ने फैसला किया कि हमें भी परमाणु शक्ति संपन्न बनना है, क्योंकि यह भेदभावपूर्ण संधि थी। इसके साथ एक बहुत बड़ा कारण था परमाणु छत्र का नुकसान। 1991 में USSR का विघटन हो जाता है, पतन हो जाता है, और जो हमारा सबसे बड़े सैन्य सहयोगियों में से एक था। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि 1971 में हमारी शांति सुरक्षा संधि होती है USSR से, लेकिन जब USSR की शक्ति का पतन हो गया तो ऐसे में भारत के पास अपनी सुरक्षा के लिए प्रयास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचे थे। तो ये कारण है, उस पृष्ठभूमि, ये पूरी की पूरी पृष्ठभूमि है जिसने भारत को प्रोत्साहित किया परमाणु शक्ति संपन्न बनने की दिशा में। ध्यान रखिएगा,
अब जब परमाणु परीक्षण हुए 1998 में, उसके कुछ परिणाम भी देखने को मिले। सबसे पहले हम नकारात्मक परिणामों की बात करेंगे। ध्यान रखिएगा, अमेरिका के साथ यूरोप के काफी देशों ने भारत पे सैंक्शंस लगा दिए थे, भारत पे प्रतिबंध लगा दिए थे। हालांकि ये प्रतिबंध 1974 में किए गए जो हमारा पहला परमाणु परीक्षण था उसकी तुलना में काफी कम थे। दूसरा है, पाकिस्तान ने भी 28 और 30 मई को सिलसिलेवार परमाणु परीक्षण कर दिए, यानी पाकिस्तान भी ऑफिशियली अब परमाणु संपन्न देश बन के उभर गया था। साथ ही चाइना ने भारत के इस परमाणु परीक्षण की आलोचना की थी और कहा था कि ये आम इच्छा के प्रति अपमानजनक अवमानना के तौर पे इसे देखा जाना चाहिए। यानी इसके कुछ नकारात्मक परिणाम वैश्विक परिदृश्य के नजरिए से हम देख सकते हैं। यदि हम सकारात्मक परिणामों की बात करें तो भारत का आत्मविश्वास जागृत हुआ, अपनी क्षमता के प्रति हम में जागरूकता बढ़ी, भारत की स्थिति, भारत की सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय प्रणाली को प्रभावित करने में भारत की जो क्षमता है वो आजादी के बाद सबसे अधिक बढ़ावा मिला। यानी भारत अब एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन चुका था जो कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा खुद करने में सक्षम हो चुका था। तो ये इसके सकारात्मक पक्ष है और कहीं ना कहीं आगे जाके हम देखेंगे कि किस तरीके से अमेरिका भी बाद में भारत की इस परमाणु शक्ति संपन्नता को स्वीकार कर लेता है और 2008 में अमेरिका के साथ जो हमारा समझौता है वो भी हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये पूरा का पूरा मुद्दा है। अगला मुद्दा है, हम एक बार फटाफट 2 मिनट में एक पूरी पृष्ठभूमि पे चर्चा डाल देते हैं। साथ ही दोस्तों, यदि हम थोड़ी सी पृष्ठभूमि की बात करें तो भौतिक विज्ञानी होमी जे भाभा को भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक के तौर पे जाना जाता है। इन्होंने 1945 में भाभा द्वारा बॉम्बे में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च खोला गया। परमाणु भौतिकी के अध्ययन के लिए समर्पित भारत का पहला शोध संस्थान था। यानी 1945 से ही हम कहीं ना कहीं परमाणु भौतिकी के अध्ययन की दिशा में हमने प्रयास शुरू कर दिए थे। 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई, इसके निदेशक भी भाभा थे। साथ ही परमाणु हथियार कार्यक्रम की शुरुआत की यदि बात करें, माना जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्रित्व काल में जब चीन ने परमाणु परीक्षण कर लिए उसके बाद होमी भाभा को भारत के परमाणु हथियार विकल्प को आगे बढ़ाने की हरी झंडी मिल गई थी। यानी हमें भी विकास करना चाहिए परमाणु क्षेत्र में। साथ ही शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए भूमिगत परमाणु विस्फोटों का अध्ययन करने के लिए छोटा समूह भी इस दौर में स्थापित किया गया। यदि हम 1970 के दशक की बात करें तो परमाणु बम परीक्षण करने में हम सक्षम हो चुके थे और बाद में विक्रम साराभाई ने कमान संभाली। 1974 में इंदिरा गांधी ने पहले परमाणु परीक्षण को मंजूरी दी, जिसे ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के नाम से भी जाना जाता है और इसे शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट के तौर पे प्रस्तुत किया गया था। तो हमारा पहला जो परमाणु परीक्षण था वो 1974 में इंदिरा गांधी के काल में ही हो गया था। उसके बाद भी विकास होता रहा। 1988-89 में परमाणु ऊर्जा आयोग और जो DRDO है उनको भारतीय परमाणु निवारक बनाने की शुरुआत करने की अनुमति दी गई। साथ ही दोस्तों 1990 के बाद से हर प्रधानमंत्री ने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ने की अनुमति दी थी। 1995 में PV नरसिम्हा राव ने परमाणु परीक्षण तैयारी करने की अनुमति दी और फाइनली 11 मई 1998 को ऐतिहासिक तौर पे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, ध्यान रखिएगा, पोखरण द्वितीय जो परमाणु हथियार रखने वाला देश घोषित कर दिया पोखरण द्वितीय के बाद। और यहां पे महत्वपूर्ण बात यह है कि 1974 के परमाणु परीक्षण ने तो एक शांति पूर्ण परीक्षण की बात की थी, लेकिन इस 1998 के परमाणु परीक्षण ने भारत को परमाणु हथियार रखने वाला राज्य घोषित कर दिया। तो ये पूरा का पूरा विकास क्रम भी रहा है हमारे परमाणु हथियारों का। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि पोखरण द्वितीय के बाद भारत की जो परमाणु नीति है उसकी बात की गई और इसके 2 सिद्धांत, एक तो विश्वसनीय न्यूनतम निवारण यानी कम से कम प्रयोग और नो फर्स्ट यूज का सिद्धांत दिया गया हमारी पॉलिसी में। और यह कहा गया कि भारत का जो परमाणु निरोध है उसका एकमात्र उद्देश्य है विरोधियों को परमाणु हथियारों का उपयोग करने से रोकना और परमाणु हथियारों का उपयोग करने की धमकी से रोकना है। हमारा उद्देश्य किसी पे परमाणु हथियार डालना नहीं है बल्कि अपनी सुरक्षा करना है। यानी हम परमाणु हथियारों का कभी भी पहले प्रयोग नहीं करेंगे।
ये नीति अपनाई गई भारत के द्वारा। इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि इस नीति ने भारत की छवि बदलने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक जिम्मेदार परमाणु खिलाड़ी के तौर पे अमेरिका ने भी स्वीकार किया भारत को और फाइनली 2008 में भारत के साथ एक नागरिक परमाणु समझौते पे हस्ताक्षर किए। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इस 1998 के परमाणु परीक्षण ने भारत की स्थिति को बदल दिया। भारत की सुरक्षा, भारत की अखंडता, भारत की संप्रभुता के संरक्षण के लिए भारत को शक्ति संपन्न बना दिया। तो ये एक छोटी सी परिचर्चा थी। आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही दोस्तों, यदि आप 2025, 26 या 27 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं, बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप हमारे P2I फाउंडेशन बैच का हिस्सा बन सकते हैं। अभी समर सेल चल रही है। यदि आप 15 मई तक एडमिशन लेते हैं तो आपको ये पूरा का पूरा जो बैच है, जिसमें पीटी मेंस, इंटरव्यू सब इंक्लूड है, मात्र 26,999 में मिल जाएगा। तो देर किस बात की, फटाफट जाइए स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाके LD लाइव कोड का प्रयोग करके आप एडमिशन ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही यदि आप ऑप्शनल कोई भी प्रिपेयर करना चाहते हैं, जिसमें यदि हिंदी में भी आप PSIR और हिस्ट्री 2 ऑप्शनल उपलब्ध हैं, मात्र 14,999 में मिल रहा है। LD लाइव कोड का प्रयोग करके आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ ही मुझे आप फॉलो करें मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पे। मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।